यदि जो आवेश है किसी चालक की लंबाई के अनुदिश या उस चालक की क्षेत्रफल के अनुदिश या उस चालक के आयतन के अनुदिश वितरित होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। तो तीन तरह से आवेश वितरण होता है, एक तो लंबाई के अनुदिश हो सकता है, एक क्षेत्रफल के अनुदिश हो सकता है और एक ही आयतन के अनुदिश हो सकता है, ठीक है ना। तो आवेश के किसी धातु पृष्ठ पर आयतन में अथवा लंबाई में एक समान वितरण को हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण है वो तीन प्रकार से किया जाता है बच्चों। पहला कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको, रेखीय आवेश वितरण यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि अगर जो आवेश है वो किसी एक चालक तार यानी लंबाई के अनुदिश, रेखीय मतलब लंबाई के अनुदिश वितरित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। क्लियर। यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश वितरण कहलाती है और इसको हम लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लैम्डा की बात करें तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल लंबाई। तो कुल आवेश dq अपॉन dl, ठीक है। तो यहाँ से q कितना हो जाएगा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो l लैम्डा, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर हम इकाई की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो q देखिएगा लैम्डा बराबर क्या होता है, q अपॉन l। तो q की इकाई क्या होती है, कूलाम, और l क्या है, लंबाई। तो कूलाम अपॉन मीटर, ये क्या हो जाएगी, कूलाम अपॉन मीटर की इसकी लंबाई हो जाएगी लीनियर यानी रेखीय आवेश घनत्व की, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि किसी r त्रिज्या की वलय को प्लस q आवेश दिया जाता है तो घनत्व ज्ञात कीजिए। अब r त्रिज्या की वलय है, वलय मतलब रिंग है कोई। अब देखिएगा तो उस रिंग की लंबाई यानी उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी 2 पाई r। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन 2 पाई r, यानी उसके बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई r कूलाम पर मीटर। ये क्या हो जाएगा उसका रेखीय आवेश वितरण, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पृष्ठीय आवेश वितरण, तो देखिए इससे पता लग रहा है इसको क्षेत्रफल आवेश वितरण भी कहते हैं। पृष्ठीय आवेश वितरण का दूसरा नाम क्या है, क्षेत्रफल आवेश वितरण। यानी अगर कोई भी चार्ज किसी क्षेत्रफल के ऊपर वितरित है यानी क्षेत्रफल के ऊपर फैला हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। इसको बच्चों किससे लिखा जाता है, सिग्मा से लिखा जाता है। ये इस तरह का जो सिंबल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। जैसे ये कोई एरिया है, इसके ऊपर आवेश क्या है, पूरे पे फैला हुआ है। तो पृष्ठीय आवेश जो घनत्व होता है वो क्या होता है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कुल आवेश कितना हो गया q और कुल क्षेत्रफल कितना हो गया a। तो घनत्व कितना हो गया dq अपॉन dA। तो यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट बात करें तो आवेश का कूलाम अपॉन एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो जाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व की, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम उसका फॉर्मूला लगा लेंगे किसका, अगर गोले के पृष्ठ पर है तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। लास्ट है आयतन आवेश वितरण, ठीक है ना। आयतन का मतलब अगर कोई भी आवेश किसी भी पृष्ठ के आयतन के ऊपर वितरित है, ठीक है ना, किसी भी पृष्ठ के संपूर्ण आयतन में जो आवेश वितरित है उसको हम क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण, ठीक है ना। और इसको किस नाम से बोलते हैं, रो के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। तो आयतन आवेश वितरण क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे कुल आयतन, ठीक है ना। तो dq अपॉन dv। तो यहाँ से q कितना हो जाएगा, रो v के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आवेश आयतन आयतन आवेश वितरण। और बच्चों इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, q अपॉन v, यानी कूलाम पर मीटर क्यूब। ये किसकी यूनिट होती है, आयतन आवेश वितरण की। तो आप समझ गए तीन तरह का आवेश वितरण होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है, रेखीय आवेश वितरण, जिसके अंदर लंबाई के अनुदिश क्या होता है, फैला होता है। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसके अंदर जो आवेश है वो क्षेत्रफल के अनुदिश होता है। और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण, जिसके अंदर आवेश है वो आयतन के अनुदिश वितरित होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में और उसके अलावा हम गाउस के नियम के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिवीजन नंबर 4 के बारे में स्टडी किया था और उस क्लास में हमने द्विध्रुव के बारे में डिस्कस किया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव के कौन कौन से गुण होते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या फिर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है उसके बारे में भी हम बातें कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र। देखिए, द्विध्रुव को हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी पढ़ते हैं 4th चैप्टर में। वहाँ पर द्विध्रुव को हम चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उसको विद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, अगर दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर पास किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम द्विध्रुव के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, द्विध्रुव के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दो तरह से हम निकाल सकते हैं, एक अक्ष पर निकाल सकते हैं और एक निरक्ष पर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके बारे में अगर हम बात करें तो अक्ष का मतलब जिस अक्ष के ऊपर, जैसे चाहे वो एक्स अक्ष हो, चाहे वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, जिस अक्ष के ऊपर द्विध्रुव रखा हुआ है उसी अक्ष के ऊपर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं और उस बिंदु के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। ठीक है। तो देखिए, माना कि कोई द्विध्रुव है वो -q और +q 2a लंबाई का कोई द्विध्रुव है, वो x अक्ष के अनुदिश रखा हुआ है और हमने एक बिंदु P माना है जो इस द्विध्रुव से कितनी दूरी के ऊपर स्थित है, ये बिंदु P इस द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित है। ठीक है। तो देखिएगा, इस द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2a है, तो ये आधा हिस्सा a हो जाएगा, ये वाला आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस +q से इस p की दूरी कितनी हो जाएगी, r - a, और -q से इस p की दूरी कितनी हो जाएगी, r + a। क्लियर। अब देखिए बच्चों, हम इस बिंदु P पर इस +q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है किसी भी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, kq/r²। लेकिन यहाँ पर जो r है वो कितनी है, +q और p के बीच की दूरी r - a का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये वाला हो गया। अब इसकी जो दिशा है वो OP दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि प्लस से हमेशा विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होता है। इसी प्रकार अगर हम -q आवेश की वजह से इस बिंदु P पर अगर वो निकालते हैं विद्युत क्षेत्र तो वो कितना होगा, -kq/r + a, क्योंकि ये दूरी कितनी है, r + a। इसकी दिशा P से लेके और O की तरफ होगी। ठीक है ना, विपरीत दिशा में होगी। तो अगर हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो बीच में माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमने रख दिया प्लस का और माइनस का। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए kq/r - a का होल स्क्वायर माइनस kq/r + a का होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए दोनों में kq कॉमन हो गया। बच्चों, हम इसको जब सोल्व करते हैं a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर से हम जब सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये आपके पास आएगा 4ar/r² - a² का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं कि जो r है यानी जो बिंदु P है वो उसके अक्ष से बहुत ही कम दूरी पर स्थित है, यानी बिल्कुल क्लोज है। उस टाइम है हम उस r को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। ठीक है, सॉरी, एक को हम नेगलेक्ट कर देंगे अगर जो द्विध्रुव की लंबाई है वो बिंदु R से बहुत छोटी है तो। ठीक है। तो उस केस में कितना हो जाएगा, a² 0 हो जाएगा, क्योंकि जब a छोटा है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। ठीक है। तो kp का कितना हो जाएगा, kq × 2a × 2r/r² का। अब देखिएगा बच्चों कि q × 2a जो ब्रैकेट में ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, जिसको हम P से लिखते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें इसके बारे में हमने बात की थी। तो वो कितना हो गया, 2kp
r/r4, तो r4 से एक ऊपर वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास 2kp/r³। यानी किसी भी द्विध्रुव के जो अक्षीय रेखा है उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है 2kp/r³। ठीक है, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा हम निरक्ष बिंदु पर, निरक्ष बिंदु का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर द्विध्रुव x एक्सिस पे रखा है तो उसका निरक्ष बिंदु कौन सा होगा, या तो y एक्सिस होगा या z एक्सिस, यानी उसके लंबवत, उसके मध्य बिंदु के लंबवत दूरी पर। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि कोई द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश का 2a लंबाई का रखा हुआ है, और एक बिंदु P है जो उसके केंद्र बिंदु से O से क्या है r दूरी पर स्थित है। अब देखिएगा इस बिंदु P पर जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो इस -q की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में, क्योंकि हमेशा माइनस की तरफ होती है। और ये दूरी हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये a है और ये r है, तो ये कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर r² + a²। ठीक है, अब इस +q की वजह से बच्चों जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी, इस दिशा में होगी, क्योंकि प्लस से दूर होता है और माइनस की तरफ होता है। यानी यहाँ पर देखिएगा विद्युत क्षेत्र है वो एक तो माइनस का इस तरह से है और प्लस का इस तरह से है। तो हम क्या मान लेते हैं कि अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी हम क्या मान लेते हैं, थीटा। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो कोण है वो क्या होगा, थीटा होगा। अब देखिएगा जब ये कोण थीटा है तो इसको हम जब उसके कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, घटकों में डिवाइड करेंगे, तो एक तो क्या हो जाएगा e cos थीटा, ये वाला, क्योंकि थीटा के साथ हमेशा कोस होता है। ठीक है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा e sin थीटा नीचे की ओर। ऐसे इसको अगर हम घटकों में डिवाइड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा e cos थीटा और इधर कितना हो जाएगा e sin थीटा, क्योंकि दोनों का e तो बराबर है, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, बराबर दूरी पर है और बराबर ही परिमाण के हैं। तो यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा और साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। लेकिन जो e cos थीटा है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये दूरी होगी। ठीक है, ये आप बिल्कुल इजीली पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स से। अब इस बिंदु पर जो दूरी का वो हमने ये लगा लिया फॉर्मूला kq/r²। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे वाले के लिए भी क्या कर देंगे, kq/r², दोनों का बराबर होगा, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण क्या है, बराबर है। अब देखिएगा उसको घटकों में जो वियोजित करने मैंने बताया था, तो p के घटक कौन से हो जाएंगे, p cos थीटा और माइनस का p sin थीटा, क्योंकि p cos थीटा, प्लस का भी cos थीटा और माइनस वाले का भी cos थीटा जुड़ जाएंगे, क्योंकि sin थीटा तो विपरीत दिशा में होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया, 2 cos थीटा हो गया, 2e cos थीटा, और e की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, kq/r²। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया। और cos थीटा बच्चों देखो यहाँ पे cos थीटा है वो भी रखना पड़ेगा आपको। cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो हमने उस ट्राइंगल से बेस अपॉन हाइपोटेनिस की वैल्यू भी रख दी। तो जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, विद्युत क्षेत्र आता है, वो कितना होता है, kp/r³। यानी जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है वो अक्ष से आधा होता है। ठीक है, वहाँ पर कितना होता था, याद हो तो आपको 2kp/r³, लेकिन यहाँ पर कितना है, kp/r³। यानी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि जो निरक्ष पर होता है वो कितना हो जाएगा, -kp/r³। तो इनका अगर हम रेशियो पूछ ले कि अक्षीय और निरक्षीय विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है वो कितना होता है, तो अक्ष पर दुगना होता है किसकी बजाय, निरक्ष की बजाय। ठीक है, और दिशा में भी अंतर होता है, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर माइनस का आ रहा है, उधर किसका आएगा, प्लस का होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है कि जब हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं तो उसमें हम लेते हैं कि जो आवेश है वो एक बिंदु पर क्या होता है, स्थित होता है। मतलब कि पूरा आवेश, सभी कंप्लीट आवेश को हम एक स्मॉल बिंदु पर क्या मानते हैं, कंसीडर मानते हैं। ठीक है, अब अगर आवेश किसी भी चालक की लंबाई के अनुदिश